हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट टून्स। मैं नीति। जैसे कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम अभी पार्ट 3 बना रहे हैं। इस पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स के बारे में। तो बिना कोई लेट किए हम लोग ये वीडियो में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें पहला हमारा टेबल है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसमें पहला कॉलम हमारा दिया हुआ है सीरियल नंबर, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फिर हेडक्वार्टर्स। इसमें हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब का है? दिसंबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, तो मेरे को लगता नहीं कि मेरे को ये बताने की ज़रूरत है। फिर आ जाता है हमारा IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आप इसे वर्ल्ड बैंक भी बोल सकते हैं। वर्ल्ड बैंक और ये IBRD एक ही है। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है दिसंबर 1945 का और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में इसका भी। फिर आ जाता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड कंट्रोल करती है और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1995 और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। फिर आ जाता है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। ये पूरे एशिया का डेवलपमेंट बैंक है। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1966 और इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। कहाँ पे? मनीला, MANILA, मनीला। फिर आ जाता है हमारा 5th नंबर पे आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1967 और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। फिर आ जाता है हमारा APEC। इसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1989। फिर आ जाता है हमारा NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1992। फिर आ जाता है हमारा EU, यूरोपियन यूनियन। इसका है 1991 और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। फिर आ जाता है हमारा OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये उन कंट्रीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया जाता है। अब जैसे इसमें आपका दुबई आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, ऐसे में बहुत सी कंट्रीज आ जाती है। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1960 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। फिर आ जाता है हमारा SAARC, सार्क। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1985 और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। फिर आ जाता है हमारा G15। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1989। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। फ्रेंड्स, ये G15 में टोटल 18 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। और तो ये G15 क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और इसमें आपकी जो 18 कंट्रीज है वो आपकी कौन कौन सी हैं? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, सेनेगल, श्रीलंका, वेनेजुएला एंड जिम्बाब्वे। ये 18 कंट्रीज हैं जो कि G15 के समिट के अंदर मेंबर्स हैं। आप लोग ये लिख भी सकते हैं अपने पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पेज मैंने डिस्प्ले कर रखा है इसमें ये आपको नहीं दे रखा है, आप लोग ये लिख लीजिए। मैं आपको दोबारा से डिक्टेट कर देती हूँ। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, सेनेगल, श्रीलंका, वेनेजुएला एंड जिम्बाब्वे। ओके, और फिर यहाँ पे आ जाता है G15 के बारे में आपको बता देती हूँ। G15 एक ग्रुप ऑफ 15 है। G15 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 15। ओके, ये एक इनफॉर्मल फोरम है जो कि कॉपरेशन को फोस्टर करने के लिए सेटअप की गई थी। और तो और अदर इंटरनेशनल ग्रुप्स जितने भी हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी ग्रुप है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, G7 हो गया, इन लोगों को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था सितंबर 1989 में। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब का है? 1961। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? पेरिस में। फिर आ जाता है हमारा UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है अक्टूबर 24, 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
फिर हमारे आ जाते हैं बहुत सारे वेरियस पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स का टेबल हमारे सामने ये डिस्प्ले है। इसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर, फिर प्रोग्राम, फिर ईयर ऑफ बिगनिंग। अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करती है। भी इसमें पहला है हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP। इसका ईयर ऑफ बिगनिंग कौन सा है? 1950। ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ये था कि विलेज के जितने भी लोग हैं, मतलब विलेज पीपल जो होते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना, उनका रहन सहन का तरीका इम्प्रूव करना। और तो और उन्हें ये सब कैसे हो सकता था? उन्हें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ दी गई, अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, इंडस्ट्री सेटअप करने की, ट्रेनिंग दी गई अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सेट इम्प्रूव करने की। ठीक है ना। और तो और ये हमारा इसका इनॉग्रेशन हुआ था अक्टूबर 2 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके एंड में इसे एक्सटेंड किया गया था काफ़ी सारे एरियाज़ में। और तो और क्या था, नियरली 1 आउट ऑफ एवरी 3 विलेजेस इन इंडिया वाज ब्रॉट विद इन द ऑर्बिट ऑफ दिस प्रोग्राम। मतलब ये कि हर 3 विलेज में से एक विलेज तो ऐसा था ही इंडिया के अंदर जो कि इस प्रोग्राम के अंडर में था। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP। इसका ईयर ऑफ बिगनिंग कौन सा है? 1960 टू 1961। फिर आ जाते हैं हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप लोगों को पता ही है। इसका ईयर ऑफ बिगनिंग है 1966 से लेके 1967 का। फिर आ जाता है हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब ईयर ऑफ बिगनिंग 1970। ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो एक उसे मिनिमाइज करना, मतलब जो ड्रॉट हमारा हो जाता है उसका जो बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स होते हैं उन्हें कम करना, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स पे और लाइफ स्टॉक पे और प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड पे, वाटर पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, जो कि ड्रॉट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। मतलब जब ड्रॉट आता है, सूखा पड़ता है, तो पानी की कटौती हो जाती है। पानी की कटौती हो जाती है तो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है लैंड की। अब लैंड की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कम हो जाती है। तो उसे रोकने के लिए ये प्रोग्राम हमारा बनाया गया था। फिर हमारा आ जाता है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा आ जाता है? कमांड एरिया डेवलप। ये जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसकी बिगनिंग कब हुई थी? 1974 से 75 के बीच में। और तो और जो इसका मेन मोटिव था, मतलब ये किसके अंडर में शुरू किया गया था? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर में। और इसका ऑब्जेक्टिव था फास्ट यूटिलाइजेशन किसका? क्रिएटेड इरिगेशन पोटेंशियल का। और तो और अच्छे खासा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है इरिगेबल लैंड से, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मतलब ऑप्टिमम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम इरिगेबल लैंड, मतलब जो अच्छे से इरिगेट हो सके। फिर आ जाता है हमारा डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977 टू 1978। इस प्रोग्राम के तो आपको नेम से ही पता लग रहा होगा कि जितने भी हमारे रेगिस्तान हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए, उसके लिए है ये। फिर आ जाता है हमारा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसका भी ईयर ऑफ बिगनिंग क्या है? 1977 टू 1978। फिर आ जाता है हमारा अंत्योदय योजना। इसकी भी क्या है? 1977 से 1978। फिर आ जाता है हमारा ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइसेम। इसकी ईयर ऑफ बिगनिंग क्या है? इसमें डेट दे रखी है, आप लोग ये डेट लिख सकते हैं, 15 अगस्त 1979। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था जितने भी हमारे अर्बन यूथ होते हैं उनको ट्रेन करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि वो अपने लिए अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर सकें। फिर आ जाता है हमारा IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1980 में। फिर आ जाता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज DWCRA। इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 1982। इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था? इस प्रोग्राम का एम था जितनी भी हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की पुअर वुमेन होती है उनका स्टेटस इम्प्रूव करना, मतलब पुअर वुमेन का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव करना जो कि रूरल एरियाज में होती हैं। कैसे? उनका ग्रुप्स बनाना इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब जैसे कि आपकी टेलरिंग हो गई, कढ़ाई हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, इसमें इनका ग्रुप बना दिया जिससे ये अपने लिए इनकम जनरेट कर सके। ऐसे में उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होए। ठीक है ना। और तो और फिर आ जाता है हमारा रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP। मतलब इसमें तो आपको पता ही होगा रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, तो इसका भी
जो ईयर ऑफ बिगनिंग है वो है अगस्त 15 1983। फिर आ जाता है हमारा जवाहर रोजगार योजना, ये भी इसमें भी रोजगार दिया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये भी, ये बना था हमारा, इसका ईयर ऑफ बिगनिंग है अप्रैल 1989। फिर आ जाता है हमारा नेहरू रोजगार योजना, ये भी हमारा बना था अक्टूबर 1989। ओ सॉरी टू से बट ये जवाहर रोजगार योजना में थोड़ा गलत बता गए, इसका है अप्रैल 1989 और नेहरू रोजगार योजना का अक्टूबर 1989। फिर हम आ जाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS, ये बना था हमारा अक्टूबर 2 1993 में, ये भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट की है। फिर आ जाता है हमारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS, ये हमारा ईयर ऑफ बिगनिंग इसका दिसंबर 1993। फिर आ जाता है हमारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसमें क्या था, जो शहरी रोजगार योजना है ये SJSRY, इसका ईयर ऑफ बिगनिंग है दिसंबर 1997। फिर आ जाता है हमारा अन्नपूर्णा योजना, ये बना था हमारा मार्च 1999। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY अप्रैल 1999। फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY अप्रैल 1999। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अप्रैल 1999। अंत्योदय अन्न योजना 2000 मतलब 2000 में ये बनाई गई थी। फिर आ जाता है हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये बनी थी हमारी दिसंबर 25 2000 में। बीच में स्किप हो गया क्या? नहीं। फिर आ जाता है हमारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये हमारा बना था सितंबर 25 2001। फिर आ जाता है हमारा जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना 2002 से 2003। फिर आ जाता है हमारा भारत निर्माण योजना 2005 से 2006 के बीच में, मतलब इसमें ये सारा एक ही तरह का है। फिर आ जाता है हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, आप इसे एक्ट भी पढ़ सकते हैं स्कीम की जगह M नरेगा, ये था इसका ईयर ऑफ बिगनिंग 2006। फिर आ जाता है हमारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, इसका ईयर ऑफ बिगनिंग है 2010। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका ईयर ऑफ बिगनिंग है 2016। फिर है उज्ज्वला योजना, इसका भी ईयर है 2016। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियोस लाती रहूँगी। तो अभी के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।